अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। पैरा का जो एक्ट है, ठीक है। जो कोई भी अथॉरिटी, जब भी आपने देखना है कोई भी अथॉरिटी बनती है ना, तो उसके पीछे उसकी लीगल बैकिंग होती है। लीगल बैकिंग इन द फॉर्म ऑफ एक्ट होती है। जैसे एफआईए खड़ी है, तो एफआईए खड़ी है एफआईए एक्ट 1974 की बेसिस पे। एएसएफ खड़ी है तो एएसएफ खड़ी है एएसएफ एक्ट 1975 की बेसिस पे, ठीक है। पुलिस खड़ी है तो पुलिस का, जैसे पुलिस ऑर्डर 2002 है, इससे पहले पुलिस का 1860 का वो था, पुलिस का रिफॉर्म्स थी, वो उस पे खड़ी थी, ठीक है। लाइक वाइज एंटी टेररिज्म का एक्ट मौजूद है हमारे पास। एंटी टेररिज्म रिलेटेड चीजें तो वो 1997 में आया था, ठीक है। अब ना उसकी अमेंडेड फॉर्म आ गई है। तो कोई भी जो अथॉरिटी, जैसे नेक्टा है, तो नेक्टा के पीछे नेक्टा का एक्ट आया था 2013 में। तो कोई भी जो अथॉरिटी है वो विदाउट लीगल बैकिंग के एग्जिस्ट जो है वो नहीं कर सकती। लाइक वाइज पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी कयाम जो है, जब लाया गया, तो उसके पीछे जो उसका मैंडेट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल बैकिंग इज नेसेसरी। तो जो लीगल बैकिंग है वो इन द फॉर्म ऑफ पैरा एक्ट आती है। और ये जो पैरा एक्ट है ये गजट का पार्ट बना। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है, गजट का पार्ट जब आपका गवर्नर साइन कर देता है इन द केस ऑफ, प्रोविंस, और इन द केस ऑफ फेडरेशन जब आपका साइन कर देता है, एक्सेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की, तो वो जो है गजट का पार्ट बन जाता है। और अगर एक्सेंट नहीं मिलती तो अब क्योंकि पार्लियामेंट्री एटीथ अमेंडमेंट के बाद 10 डेज का अगर दोबारा आप पास करके भेज दें, तो 10 डेज के अंदर अगर नहीं करते तो ऑटोमेटिकली इट वुड बी कंसीडर्ड एज साइंड। तो वो आपको हो जाता है। 17 अक्टूबर 2024 को इट दिस एक्ट वाज मेड एज अ पार्ट ऑफ गजट, ठीक है। गजेट का पार्ट ये 17 अक्टूबर 2024 को बना, ठीक है। अब जब भी कोई एक्ट होगा ना, आपने एक बात याद रखनी है। सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट मोस्टली, ठीक है, सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट जो होता है ना, वो हमेशा तीन चीजें बताता है। या तो इसको लेके तीन सेक्शंस बन जाते हैं, और सेक्शन 4 जो है वो डेफिनेशंस पे चला जाता है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। जिसका चैप्टर 1 है, जिसमें प्रिलिमिनरी कहते हैं, उसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट बताता है। आप कोई भी एक्ट अगर तैयार कर रहे हैं, या तो इन तीनों को अलग अलग तीन सेक्शंस बन जाते हैं इनके, शॉर्ट टाइटल का अलग, एक्सटेंड का अलग, कमेंसमेंट का अलग। नहीं तो पहले एक ही सेक्शन के अंदर जो है वो तीनों चीजें होती हैं। तो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 क्या है? शॉर्ट टाइटल बताता है। शॉर्ट टाइटल क्या है? कि जी इस एक्ट को पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी रेगुलेशन, सॉरी, एक्ट कहा जाएगा 2024। एक्सटेंट क्या है इसकी? सब सेक्शन 2 एक्सटेंट है जी इसकी होल ऑफ पंजाब। और सब सेक्शन 3 कमेंसमेंट है। कमेंसमेंट ये है कि जब गजट का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा गया कि जब कमेंसमेंट गजट का पार्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो गजट का पार्ट बना 17 अक्टूबर 2024 को। तो इसका मतलब है कि इसकी जो कमेंसमेंट है वो 17 अक्टूबर 2024 से। फेडरल फेडरल कोई एक्ट होगा तो उसके एक्सटेंड होल्ड ऑफ पाकिस्तान होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस देता है। अब डेफिनेशंस के लिए जो पेरेंट एक्ट है उसको एक नजर आप पढ़ लीजिएगा। तो दिस इज द चैप्टर 1। चैप्टर 1 को कहते हैं हम प्रिलिमिनरी। और चैप्टर 1 के अंदर ये दो सेक्शन मौजूद हैं। एक आपका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट बताता है, और दूसरा जो है वो आपका डेफिनेशंस देता है। हमेशा अथॉरिटी की जो इस्टेब्लिशमेंट है, कि ये जो अथॉरिटी बन रही है, अथॉरिटी किस के तहत बन रही है, मतलब अथॉरिटी की इट सेल्फ लीगल बैकिंग क्या है, तो वो मोस्टली सेक्शन 3 होता है। तो सेक्शन 3 ऑफ, अब आगे हम चैप्टर 2 करने लगे हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी की बात करता है, कि अथॉरिटी बनाई जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी।
अथॉरिटी की बात करता है, अथॉरिटी जो हमारी पूरी अथॉरिटी है पाकिस्तान, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, चैप्टर 2। और इसमें सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 11 तक है, ठीक है। सेक्शन 3 जो है वो बात करता है कि अथॉरिटी इस्टेब्लिश होगी, और उस अथॉरिटी का नाम क्या होगा? पंजाब, मतलब जो अथॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश किससे हो रही है? सेक्शन 3 के तहत हो रही है, और इस अथॉरिटी का नाम है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। सेक्शन 3 कहता है कि ये क्या है जी? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। इसके अलावा पैरा के रिलेटेड एक छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन, जनरल सी बात है कि पैरा का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है। तो जो पैरा का हेडक्वार्टर है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब है तो इसका हेडक्वार्टर लाहौर है, बिकॉज इज द अथॉरिटी ऑफ पंजाब, तो इसका हेडक्वार्टर लाहौर होगा। चेयरपर्सन जो है चीफ मिनिस्टर होती है, ठीक है। और इसके अलावा इन सेक्शंस के अंदर पैरा का हेडक्वार्टर ये लाहौर में होगा। चेयरपर्सन कौन है? ये अभी हम सेक्शन 3 से सेक्शन 11 को देख रहे हैं रैंडमली, ठीक है। चेयरपर्सन जो है वो सीएम ऑफ पंजाब है, ठीक है। और पैरा के अंदर ये है कि जो टेन्योर है, ठीक है, ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स, पैरा के अंदर इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी सिलेक्ट हो सकते हैं, जो कि सिलेक्शन पैनल सिलेक्ट करता है। और सिलेक्शन पैनल जो है वो गवर्नमेंट बनाती है। और जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनका जो टेन्योर है, ठीक है, इसकी कंपोजिशन का मैं एक फ्लो चार्ट भी आपको कल क्लास में या वैसे अलग से ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ पैरा, वो है जी 3 इयर्स, ठीक है। इसके बाद जो इंडिपेंडेंट मेंबर होता है ना, ये एक दफा वंस रीअपॉइंटमेंट हो सकती है इसकी, एक दफा इसकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, और वो होगी फॉर 3 इयर्स। डिस्क्वालिफिकेशन इंडिपेंडेंट मेंबर की हो सकती है कि वो कोई मिसकंडक्ट करे, कन्विक्शन हो जाए उसकी, या उसका अनसाउंड माइंड हो, ठीक है। इसकी बेस पर इंडिपेंडेंट मेंबर जो है उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया जा सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पैरा जो है उसको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और डीजी पैरा की जो पावर्स हैं, डीजी पैरा की जो पावर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ पैरा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ पैरा, ये पावर्स हैं जी डीजी पैरा की। पैरा जो है कमेटीज फॉर्म कर सकता है। पैरा कैन फॉर्म कमेटीज एज पर सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो है ऑफ पैरा एक्ट, ये पैरा को ऑथराइज करता है कि वो कमेटीज फॉर्म कर लो।
एम्प्लॉयज ऑफ पैरा जो हैं, एम्प्लॉयज ऑफ पैरा कहलाते हैं पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द एक्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला परेशानी? इसके बाद एक और मैंडेट है, मैंने आपको बताया कि जब आपने इसको पढ़ना है तो आपने इसके साथ जो पेरेंट एक्ट है उसको रख के सामने रखना है, ताकि इसके अंदर जो माइन्यूट डिटेल्स एडअप है वो आप करते रहो। वैसे भी ये आपको अवेलेबल होगा। डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, ये चैप्टर 4 ऑफ पैरा एक्ट है। जो कि सेक्शन 12 से लेगा। अच्छा, इसके एक्ट में मस जो आपको याद करने की सबसे आसान चीज ये है कि पहला सेक्शन तैयार करोगे ना, आगे सारी उसकी ही उस चैप्टर में एलोबरेशन है। मतलब फॉर इंस्टेंस डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड है, तो सेक्शन 12 जो है वो आपको बात करता है कि भाई जी एक डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इस्टेब्लिश किया जाएगा। बाकी अब उसकी जो कंपोजिशन है उसमें जी डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर उसको हेड करेगा, वो सेक्शन 13 उसको डील करेगा, ठीक है। पावर्स को सेक्शन 14 है, तो बेसिकली उसी के गिर्द जो है वो सारा के सारा। इट्स चैप्टर, जी जी चैप्टर 3, या यू राइट। मैं चैप्टर 2 ऊपर किया था तो ये डिफरेंट टाइप को चैप्टर 3 जो है सेक्शन 12 टू सेक्शन 15। थैंक्स फॉर करेक्शन। अब इसमें आप उसी चैप्टर की गिर्द यूज घूमती है सारी चीज। अब सेक्शन 12 जो है वो क्या कहता है? सेक्शन 12 ये कहता है कि जी एक डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड होगा। ठीक है, ये हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो चैप्टर 3 के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड है, इसको लेके ये चैप्टर 3 पूरा का पूरा चलता है। कि चैप्टर 3 जो है वो पूरा का पूरा बताता है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड को, ठीक है। अब सेक्शन 12 जो है वो ये कहता है कि जी अथॉरिटी जो है बाय एन ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट करेगी डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। किस लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड दरी बात है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ठीक है। और उसमें फॉलोइंग पर्सन होंगे, इसको जो चेयर करेगा, अब ये सेक्शन 12 भी बता रहा है कि जो चेयर करेगा दैट वुड बी डिप्टी कमिश्नर। मेंबर्स में डीपीओ होगा, डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ शेड्यूल लॉज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एनी अदर। बेसिकली आपको जो याद रखने वाला बंदा है वो डिप्टी कमिश्नर है। बाकी को आपने एक नजर स्किम कर लेना है, लेकिन ह्यूमनली ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन एक नजर जरूर पड़िएगा कि पता नहीं होता अगर वो आपको ट्रैप करना चाहे। लेकिन आपका जो हेड कर रहा है वो डिप्टी कमिश्नर है, ठीक है। बोर्ड का हाउस कहाँ होगा? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस लाहौर का है
डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, तो वो लाहौर में मौजूद होगा, ठीक है। मीटिंग्स जो है ऑब्वियसली कौन प्रिजाइड करेगा, मीटिंग्स इसकी प्रिजाइड करेगा चेयरपर्सन। और चेयरपर्सन कौन है? डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डीसी है, ठीक है। और जो ये टोटल मेंबर्स हैं, अभी आप ऊपर देख लें, इसके टोटल मेंबर्स की अब तादाद एक नजर जो है, मतलब टोटल मेंबर जितने भी होंगे, क्योंकि ये तमाम डिपार्टमेंट के शेड्यूल लॉज वाले जो बंदे जब मौजूद हैं, तो इट मींस कि बंदे ज्यादा भी हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं अभी कितने हैं? इसमें 3-4 लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या सीन है कि हाँ, 1/2 चेयरपर्सन अथॉरिटी का सीएम है। अभी बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड का, उसका चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर है। कोरम जो है मीटिंग का, कोरम जो है मीटिंग का वो लाजमी, जैसे कोरम होता है ना कि पार्लियामेंट के अंदर जब भी लेजिस्लेटिव कोई लॉ पास होना है, तो एटलीस्ट 1/4 स्ट्रेंथ प्रेजेंट होगी, तो वो लॉ आप पास कर सकते हैं। लाइकवाइज यहाँ पर कोरम, जो बोर्ड का कोरम है, वो एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। जो डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है कमेटीज, ठीक है, अपने पावर वगैरह के लिए। अब ये बात जो हो रही है ना, पहले थी पूरी अथॉरिटी की पास पावर्स, अब हो रही है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास क्या पावर है। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास पावर है कि भाई वो कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, ताकि वो जो भी काम फंक्शन वगैरह है, वो उसको जो भी बोर्ड असाइन करेगा वो उसको उस हिसाब से पूरा करेंगे। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, अभी बात हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड की पावर्स एंड फंक्शंस। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड क्या है? पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ये है कि ओवरसी करेगा, मॉनिटर करेगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस इशूड बाय द अथॉरिटी, सुपरवाइज एंड मॉनिटर रिव्यू एंड प्रोग्रेस परफॉर्मेंस, ठीक है। बजट एस्टिमेट्स बताएगा, इंप्लीमेंट करने के लिए जो नेसेसरी मैकेनिज्म्स हैं उनको तमाम को करेगा, लाजमी करेगा उसकी बेस पर। उसके अलावा वो रिपोर्ट सीक करेगा फ्रॉम कंसर्न क्वार्टर फॉर डाटा एनालिसिस एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। बेसिकली ये ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड जो है, इसके आगे आप अभी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात करेंगे, जिससे कि एग्जाम के लिए आप अभी बात तैयारी कर रहे हैं, उसकी पावर जिससे आगे आपकी डिस्कस होंगी। तो बेसिकली ये जो ग्राउंड लेवल की बता रहा कि अब देखें जब अथॉरिटी बनती है ना, तो अथॉरिटी के अंदर सबसे पहले एक मतलब बेसिक फ्रेमवर्क तैयार होता है। बेसिक फ्रेमवर्क में वही है कि जो मामलात आपके हैं सारे, जो टॉप टीयर है वो उसको देख लेगी, ठीक है। टॉप टीयर के बाद जो बाकी लोग हैं, नीचे जो अथॉरिटी मौजूद है, वो क्या करेगी, तो वो किस तरह से चलेगी, तो वो डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो चीजें देख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी ये लाइन आपने हमेशा एक्ट्स में पढ़ी होती है कि such other functions and exercises and such other power which may be assigned to it by authority from time to time for carrying out the purposes of the act, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, अब देखें पावर एंड फंक्शन ऑफ देना आपको क्या बताया कि पहला अब एक्ट का जो स्टार्ट है ना, चैप्टर का स्टार्ट है, उसी के गिर्द घूम रही है। तो सेक्शन 15 क्या कह रहा है? सेक्शन 15 पावर एंड फंक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, और चेयरपर्सन बोर्ड का कौन है? डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरपर्सन कौन है? कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का कौन होगा चेयरपर्सन? डीसी, गुड। अब जो डीसी है ये एक्सरसाइज करेगा पावर्स प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, ठीक है। इसके पास बेसिकली अगर मैं इसको एक लफ्ज में सम करूं, ठीक है, सीक रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड फ्रॉम इन्फोर्समेंट स्टेशन, इनिशिएट एंड कंडक्ट इंक्वायरी, प्रोवाइड असिस्टेंस ऑन रेगुलेशन, कंडक्ट परफॉर्मेंस, मॉनिटर इंश्योर। अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं क्या ये कह नहीं सकता
के पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड जो है बेसिकली उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मॉनिटर करना, इंश्योर करना, इम्प्लीमेंटेशन, परफॉर्मेंस रिव्यूज कंडक्ट करना, रिपोर्ट्स कलेक्ट करना। ठीक है। ठीक है। एंड सुपरवाइजरी पावर ये है कि ओवरसी करेगा। ये पावर्स हैं जी चेयरपर्सन। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, सुपरवाइजरी पावर्स हैं। अब वहां पर ऑब्वियसली आप वर्ड्स को देखेंगे, ऑप्शन मोस्टली क्या दिया होता है कि ये पावर्स हैं। वो कभी भी आपको ये नहीं देगा एमसीक्यू कि भाई ये 10 में से ना कौन सी नहीं है। तो इतना जुल्म नहीं होता। तो ज्यादा ज्यादा या तो एमसीक्यू आपको ये दे देगा कि तीन चार आपकी पावर्स आपने एक दफा स्किम कर लीजिएगा, पावर्स में से कौन सी ऐसी पावर है जो कि ये नहीं कह सकता कि कौन सी पावर नहीं है, ये कह सकता है इनमें से कौन सी पावर उसकी एग्जिस्ट करती है। तो आपकी तमाम पावर जी होंगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस, जहरी बात है। आपका जब भी कोई एम्प्लॉय करेगा, गलती करेगा, तो उसने किसके पास जाना है? सबसे पहली अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हेड के पास ही जाएगा ना, जो बंदा जिसके साथ ज्यादती हुई है। तो कॉमन सेंस से रिलेटेड सारी ये चीजें। और इसमें आपको सारा का सारा यहाँ से ये चीज एज इट इज कवर हो जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी पावर्स हैं ऑफ डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग। देखें डिसीजन मेकिंग भी जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। ठीक है। कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर? इट्स नॉट स्ट्रेटेजिकली। आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस आती हैं, यू आर द एग्जीक्यूटिंग हेड। ठीक है। आपके पास 3 से 4 जो है, अब जैसे लाइक वी बीइंग इन द अथॉरिटी, जब हमारे पास नीचे का कोई भी स्टाफ लेकर आता है, कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, तो वी हैव टू, मतलब हमें गेज करके हमें उसको जस्ट वो करना होता है, इम्प्लीमेंट करना। तो वी हैव टू हैव 2 to 3 प्रोबेबिलिटीज, और हमने उसके अंदर से उसको एग्जीक्यूट करके इम्प्लीमेंट करना है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है हमारी। ठीक है। एंड वी हैव टू डू कि हम स्टेट को बेनिफिट भी दे सकें, उसमें स्टेट का बेनिफिट हो, पब्लिक इंटरेस्ट इंश्योर हो, और उस हिसाब से वो चीज़ को कंडक्ट करेंगे। वरना उस पर वर्किंग जो है वो नीचे स्टाफ ने की होती है कि ये ऐसे 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 किया जा सकता है। लेकिन आपने फिर जो बेस्ट पॉसिबल चूज है और जो बेस्ट ऑप्टिमल उसमें चीज होती है वो आपने सेलेक्ट करनी होती है, लाइक वाइज। तो यही चीज यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है उसका बंदा करता है। हियरिंग ऑफिसर, अब चैप्टर 4 जो है ये टोटली डील करता है विद हियरिंग ऑफिसर। और चैप्टर 4 जो है इसका, इसके जो सेक्शंस हैं, ये सेक्शन 16 से लेके 18 तक है चैप्टर 4। और ये किसके बारे में, किसके को लेके डील करता है? हियरिंग ऑफिसर। अब हियरिंग ऑफिसर जो है इसको अपॉइंट कौन करता है? अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी क्या है? पैरा। ठीक है। ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब ये हियरिंग ऑफिसर कौन होगा? अब ये देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हियरिंग ऑफिसर कौन कौन हो सकता है? हियरिंग ऑफिसर, पहली बात है, हियरिंग ऑफिसर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन हो गई? सेक्शन 16 के तहत अपॉइंट होगा, पहली बात ये याद रखना। सेक्शन 16 के तहत अपॉइंट होगा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? पैरा। कौन कौन हो सकता है? ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पास का होगा, टीएमएस ऑफिसर होगा, बेसिक स्केल 17 और अबव होना, उसी सब डिवीजन में पोस्टेड चाहिए कि जो के जिसके बारे में ग्रीवियंस आ रही है। ठीक है। और कम्पिटेंट हियर और डिसाइड करना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। आपने उसको डिवाइड किया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी पैरा, पास या पीएमएस का ऑफिसर होगा, 17 और अबव स्केल का होगा। ये हियरिंग ऑफिसर की का वो है, क्रेडिबिलिटी है, मतलब उसकी अपॉइंटिंग कह सकते हैं प्री रिक्विजिट्स हैं कि वो ये होगा तो वो बन सकता है। ठीक है। काम क्या करना है? कोई भी ऑफेंडर और एग्रीव पर्सन में फाइल रिप्रेजेंटेशन बिफोर एन हियरिंग ऑफिसर। ऑफेंडर जो है कि जिसको सजा मिल चुकी होगी, जिसके खिलाफ आप एफआईआर नीचे स्टाफ दे चुका है, वो करेगा विद इन 30 डेज के अंदर। ठीक है, जिस दिन उसको एक्शन उसके अगेंस्ट हुआ है। फाइन इम्पोज बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ईओ जो है वो सेक्शन 14 स्केल का ऑफिसर होता है। ठीक है। वो जो है अंडर द एक्ट और शेड्यूल लॉज के तहत उसने कोई फाइन इम्पोज किया हुआ है, कॉन्फिस्केशन ऑफ आर्टिकल्स हुई हुई है उसकी। ठीक है। सीलिंग ऑफ प्रेमिसेस हुई हुई है, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट। जारी बात है जो ऑफेंडर था उसके खिलाफ ये एक्शन हुए होंगे ना।
और या एनी अदर एग्रीव्ड पर्सन भी ये है कि जिसके खिलाफ ये ज्यादती हुई है, वो ऑफेंडर के भी कह सकते हैं। और एग्रीव्ड इन केस में कि भाई हमारे हिसाब से वो ऑफेंडर था, उसने ऑफेंस कमिट किया था, वो कह रहा है मैं एग्रीव्ड हूँ, मेरे से ज्यादती हुई है। ठीक है। अब ये तमाम मामला में वो बेसिकली क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है विद इन 30 डेज जब से उसके खिलाफ एक्शन हुआ। पावर ऑफ हियरिंग ऑफिसर, अच्छा ये आपने हमेशा लॉज में देखा होगा, शेल इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू। पहली बात उसने डिटरमाइन करना है क्या ऑफेंस हुआ था। ठीक है। फिर फाइन जो हुआ था क्या वो रीजनेबल था, विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट एंड द शेड्यूल लॉज। ये ना हो कि फाइन बनता है जी 50,000, हमारा इन्फोर्समेंट ऑफिसर कह दे जी 5 लाख फाइन है, तो ये ज्यादती है। इम्पोज एडिशनल फाइन, अगर रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुई, सही है, तो वो इम्पोज कर सकते हैं एडिशनल फाइन, भाई हमारे टाइम जाया हो रहा है। अगर रिप्रेजेंटेशन सक्सेसफुल तरीके से हुई है और वो उसको ये लगता है कि भाई ये फाइन गलत था, हमारे बंदे ने भाई 2 लाख बनता था 5 लाख ले रहा है फाइन, तो ठीक है, 5 लाख फाइन उसने दिया और 3 लाख फाइन रिफंड होगा। ठीक है। सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस अगर ज्यादा है तो वो इम्पोज फाइन द केस अमाउंट फाइन, ठीक है, फर्दर इम्पोज कर सकता है। इन्फोर्समेंट कॉस्ट, रेंट्स और इंसिलरी कॉस्ट, पेनल्टी जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की रिपोर्ट की बेस पर डिटरमाइन कर सकता है। डिसाइड कर सकता है डिस्पोजल ऑफ कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स, सील्ड प्रेमिसेस के बारे में डिसाइड कर सकता है कि उनको खोलना है नहीं खोलना। ठीक है। ऑक्शन ऑफ कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स के बारे में डिसाइड कर सकता है। इसके अलावा मैटर, जब इसको ना जो मैटर जब जारी पता है कंप्लेन हियरिंग होगी, तो हमारा जो स्टाफ है वो भी इसके खिलाफ उस पर वो बोलेगा भाई ये सर हमने ये ठीक सील किया हुआ है, सर हमने ये तमाम फाइन ठीक किए हुए हैं, तो उसने अनबायस होके ये चीज देखनी है। ठीक है। ईपीओ के हिसाब से उसने देखना है। एब्सोल्यूट ऑर्डर इन फर्दरेंस ऑफ इन ईपीओ दे सकता है। ये तमाम उसकी जो है वो पावर्स हैं, ये एक नजर आपने तमाम पावर्स देख लेनी है, और ये अच्छी खासी पावर्स हैं। ठीक है। अब प्रोसीजर एट हियरिंग क्या है, प्रोसीजर एट हियरिंग जो है वो सेक्शन 17 डिस्कस करता है। सेक्शन 17 कहता है प्रोसीजर एट हियरिंग, और सेक्शन 17 ये कहता है हियरिंग शैल बी कंडक्टेड समरली एंड कानून शहादत शैल नॉट अप्लाई। ठीक है। फिर ऑल प्रोसीडिंग्स जो है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड होंगी बाय हियरिंग ऑफिसर, ताकि ट्रांसपेरेंसी रह सके और मेंटेनिंग रिकॉर्ड, तमाम रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो अटेंड करेगा हियरिंग, बट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू सो अनलेस स्पेसिफिकली आस्क्ड टू अटेंड बाय द हियरिंग ऑफिसर। मतलब इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने अपना वर्डिक्ट दे दिया ना, अब उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो हियरिंग में आए। ठीक है। रिटर्न और ओरल एविडेंस कोई भी बंदा दे सकता है, ये प्रोसीजर ऑफ हियरिंग है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये किसी भी आप इन्वेस्टिगेशन में जाएं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में करें, पुलिस की करें, एफआईए की करें, किसी और या जनरल आप कर रहे हैं, या कोई वैसे ट्रायल हो रहा है उसके साथ देखें, तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इज द प्राइमरी थिंग। विटनेसेस की स्टेटमेंट्स लेना, एविडेंस को रिकॉर्ड करना, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है इन द जुरिस्डिक्शन। ठीक है। कोई भी एविडेंस अंडर द एक्ट शेल बी टेकन ऑन ओथ, ओथ में लिया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा एनी डॉक्यूमेंट दैट इज ऑथराइज और ऑथराइज टू बी फाइल गिवन और डिलीवर्ड। ठीक है। वो उसको प्रॉपरली किया जाएगा भाई, या तो डॉक्यूमेंट जो भी मांगे जाते हैं उसका तरीकाकार ये होता है, या तो डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल देते हैं इन द फर्दरेंस की जो भी अप्रूव करें, या उसकी सीटीसी कॉपी देते हैं, टेस्टेड कॉपी देते हैं। ठीक है। या इलेक्ट्रॉनिक भी है तो इलेक्ट्रॉनिक, फिर अब उसकी ओरिजिनल जो चीज़ है वो दे रहे होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में फॉलो किए जा रही होंगी। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। चैप्टर 16 के तहत हियरिंग ऑफिसर रिकॉर्ड एग्जिस्ट होता है, 17 के तहत रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होता है, प्रोसीजर ऑफ हियरिंग है, 18 के तहत रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है। यहाँ तक कोई मसला परेशानी?
अब चैप्टर 5 है, द लास्ट चैप्टर ऑफ अवर डिस्कशन फॉर टुडे। आज थोड़ी स्पीड कम है, मैं इसमें इसकी फर्दर आगे ना कुछ सेक्शंस की मैं आपको वो दूंगा, रिकॉर्डेड मॉड्यूल दूंगा। लाजमी नहीं है कि मैं आपको हर क्लास अब रोज ड्राइव हो रही होगी, आपकी एक रिकॉर्डेड क्लास होगी, एक लाइव होगी, इस तरह से मिक्स चल रहा होगा, बिकॉज पीछे दिन हमारे पास बहुत कम है। चैप्टर 5, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफोर्समेंट स्टेशन। अच्छा, इस एक्ट की सबसे खूबसूरत बात जैसे मैंने आपको बताया वो ये है कि पहला जो सेक्शन है ना, जो चैप्टर का टाइटल है उसके हिसाब से पहला सेक्शन है, उसके बाद तमाम उसी की ही बाकी सेक्शन में एलोबरेशन है। ठीक है। अब सेक्शन 19 जो है वो ये कहता है कि जी इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है। एक या एक से ज्यादा इन्फोर्समेंट स्टेशन हो सकता है फॉर ईच सब डिवीजन। और जो इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा ना, आप उसकी कंपोजिशन दे दिए। इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर एक सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। वन एसडीओ होगा, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे, ईओज होंगे, जिनका बेसिक स्केल 14 से लेस नहीं हो सकता। ठीक है, 14 स्केल के होंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे, और उनका बेसिक स्केल BS 11 से नीचे नहीं हो सकता। सार्जेंट्स BS 7, और बाकी सपोर्ट स्टाफ। इसके बाद अथॉरिटी जो है वो मे आल्सो अपॉइंट सच एडिशनल पर्सन एज एट इन्फोर्समेंट स्टेशन। ठीक है, फॉर कैरिंग द पर्पज इन सच। ठीक है, बेसिकली ये आपकी हर जगह लाइन नजर आती है कि जो अथॉरिटी जो है जो उसको जैसे लगे उसके हिसाब से वो एडिशनल पर्सन को वहां पर। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको रिसोर्सेज दी जाएंगी इस इन्फोर्समेंट स्टेशन को। और अथॉरिटी जो है उसने रेगुलेशंस भी बनाने हैं ताकि बेसिकली क्या मैकेनिज्म किसके तहत इन्फोर्समेंट स्टेशन चलाए जाए। ठीक है। रेक्विजिशन बाय द इन्फोर्समेंट स्टेशन क्या है कि जो इंचार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा वो हियरिंग ऑफिसर के थ्रू रेक्विजिशन सेंड करेगा टू द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। ठीक है कि भाई हमें असिस्टेंस के लिए में जो है इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन के एक्ट के लिए हमें असिस्टेंस दी जाए, फॉर सपोर्ट असिस्टेंस दी जाए। और उसकी बात पर जो है अगर उसे रिक्वेजिशन से सेटिस्फाई होंगे तो सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड जो होगा, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, ये डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या करेगा, जो असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी वो इन्फोर्समेंट स्टेशन के इंचार्ज को असिस्टेंस देगा अगेंस्ट रिक्वेजिशन। रिकॉर्ड कीपिंग एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन, ये जिस तरह हर थाने में होता है इस तरह से थाने वाला सिनेरियो होगा कि आपका प्रॉपर एक ऑफिस होगा। ठीक है। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग को इंश्योर करेगा, जारी बात है। और वो खुद तो नहीं करवा रहा होगा, वो उसने नीचे स्टाफ ही डिप्यूट किया होगा जिसके तहत वो ये काम कर रहा होगा। ठीक है, जिसको मुहर्रर ऑफिस एक तरह से कहते हैं। इस तरह से आपका मुहर्रर ऑफिस एक इन्फोर्समेंट स्टेशन पे भी होगा। थाने में इस तरह आप जाते हैं ना तो मुहर्रर होता है, मुंशी जिसको कहते हैं, जो लिखता है रोजनामचे वगैरह, इस तरह से प्रॉपर। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पावर्स, अथॉरिटी जो है नोटिफिकेशन के तहत अपॉइंट करेगी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर फॉर एवरी इन्फोर्समेंट स्टेशन। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जैसे प्रेस्क्राइब की है। सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा। ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द पर्पसेज ऑफ इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट एंड शेड्यूल लॉज। इन्फोर्स करेगा डिसीजन एग्जीक्यूट, ये तमाम अपने एक नज़र उसकी तमाम पावर देख लेनी है। FIR दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है, सबमिट कर सकता है रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। अच्छा, हम सेक्शन 22 तक अभी होल्ड करते हैं, बाकी हम जो है ना कल यहाँ से
फर्दर टेक ऑफ करेंगे, बल्कि मैं इस रिकॉर्डेड वर्जन दूंगा आगे 25 सेक्शंस के लिए, ताकि कल जो क्लास हो उसमें पैरेक को हम वाइंड अप करें। ठीक है। सो यहाँ तक को जरा आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा अब्जॉर्ब करें, और बाकी फिर इंशाल्लाह कल देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।